ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग मेडल्स लॉ की बात कर रहे थे, जिसमें हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसका दूसरा नाम था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, उसकी बात हमने की थी। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने पढ़ा वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था, एक संकर संकरण, जहां हम एक युग्म विकल्पी लक्षण को लेकर क्रॉस करवा रहे थे। आज हम लोग मेडल का बहुत ही चर्चित और विवादों से भरा हुआ लॉ, जिसके सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की अगर हम बात करें तो पहली बात आपको ध्यान में रखना है, आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ध्यान में रखते हुए इस लॉ को पढ़ना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई अपवाद नहीं है, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था, जहां हम केवल एक युग्म विकल्पी लक्षण को लेकर क्रॉस करवा रहे थे F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी में। यहाँ पर हम दो युग्म विकल्पी लक्षण, दो अलग अलग युग्म विकल्पी लक्षणों को लेकर हम क्रॉस करवाएंगे, इसलिए ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। पहली बात क्या है, ये कैसे क्रॉस पर आधारित है? डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, जहाँ दो युग्म विकल्पी लक्षणों को लेकर आपस में क्रॉस करवाया जाएगा। दूसरा, ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नियम है, ये कंट्रोवर्सी से भरा हुआ नियम है। मेडल के ये नियम बहुत सारे जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किए गए मेडल के नियम को ध्यान में रखते हुए, तो इसके जो अनुपात प्राप्त होता है, जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक जो रेशियो प्राप्त होता है, वो रेशियो मेडल का जो F1 F2 पीढ़ी का जो रेशियो था वो प्राप्त न होकर कुछ अलग रेशियो प्राप्त हुआ है। इस कारण ये कंट्रोवर्सी से भरा हुआ नियम है। ये लिंकेज का अपवाद है, यानी कि ये नियम लिंकेज पर लागू नहीं होगा। जो जीन लिंक्ड होते हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होता है, ये लिंकेज का सबसे बड़ा अपवाद माना जाता है। यानी कि अगर जीन पर कोई भी जीन है जिस पर दो युग्म विकल्पी पास पास में स्थित एलील्स हैं, तो उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण साथ साथ होगा, इसे हम लिंकेज कहते हैं। लेकिन अगर हम स्वतंत्र अपव्यूहन की बात करेंगे तो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम ये कहता है कि जो जीन है जब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उनका अपव्यूहन एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो लिंकेज हो और साथ में जाए। मेडल उस लिंकेज को नहीं कर पाए थे, उसकी डिस्कवरी मेडल नहीं खोज पाए थे, लिंकेज के बारे में कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि उन्हें जो कैरेक्टर्स यूज किए थे उनमें लिंकेज जीन नहीं थे। नहीं के बराबर लिंकेज जीन होने के कारण वो जीन जो है जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो एक दूसरे से स्वतंत्र विचरण करता है, स्वतंत्र जाता है। वे जीन जो एक ही गुणसूत्र पर पाई जाती है वो लिंकेज दर्शाती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी साथ साथ रहने की संभावना अधिक होती है, वो साथ साथ जाती है। उन जीनों में क्रॉसिंग ओवर बहुत कम होती है। अलग अलग गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली जीन्स एक दूसरे से स्वतंत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करती है। जब जीन एक दूसरे से स्वतंत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करती है तो नए फिनोटिपिक उत्पन्न होने की संभावना उतनी अधिक होगी, क्योंकि उन जीनों में क्रॉसिंग ओवर होता है। मेडल ने दो जोड़ी युग्म विकल्पियों को F1 पीढ़ी में क्रॉस करवाया तो एक जोड़े का दूसरे जोड़े से जो सेपरेशन, जोड़ी के लक्षण का जो सेपरेशन हुआ वो एक दूसरे से स्वतंत्र था। कैसे, ये हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पढ़ें कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से प्रभावित नहीं होती है। जैसे एक RRYY है, जब ये एक दूसरे से वंशागत होंगे तो इनका जो वंशागत होने की जो लक्षण को वंशानुगति होती है, वो जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो स्वतंत्र रूप से इनकी वंशागति होती है, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। इनकी जो वंशानुगति होगी, इनकी जो ये इनहेरिट होंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से इनहेरिटेड होते हैं। यही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है, जिसे डाई हाइब्रिड क्रॉस द्वारा समझाया जा सकता है। मेडल ने द्विसंकर क्रॉस या बहु संकर क्रॉस पर यह नियम आधारित है। इन्होंने जब पीले एवं गोल आकार के बीज जिनका फिनोटाइप R कैपिटल Y है, इसका क्रॉस
हरे एवं झुर्रीदार आकार वाले बीजों के साथ करवाया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे जो प्राप्त हुए वो पीले और गोल बीज वाले थे। इससे ये सिद्ध होता है कि पीला एवं गोल आकार प्रभावी लक्षण हैं। कि कैसे कि जब उन्होंने F2 इस यहाँ हम लोग समझते हैं, इस यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग समझे इन्होंने गोल पीले बीज का क्रॉस किससे करवाया है, झुर्रीदार एवं हरे बीज के साथ करवाने पर ये इनके गैमेट्स बन गए F1 पीढ़ी में। और F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए हैं वो सारे के सारे सभी गोल एवं पीले बीज वाले थे। क्योंकि हमने क्रॉस झुर्रीदार एवं हरे बीज के साथ भी करवाया था, लेकिन F1 पीढ़ी में जितने भी यहाँ पर आप जो क्रॉस देख रहे हैं ना वो सारा एक जैसे पौधे हैं, RRY यानी कि जितने भी पौधे, ये मैंने F1 पीढ़ी का जो है यहाँ पर पुनेट स्क्वायर बनाया है। तो F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे हमें प्राप्त हुए सारे के सारे कैसे थे, गोल और पीले बीज वाले पौधे थे। इसमें एक भी ऐसा पौधा नहीं था जो झुर्रीदार एवं हरा बीज हो। तो F1 पीढ़ी के अंदर वही लक्षण प्रकट हुआ जो डोमिनेंट था। कौन सा लक्षण प्रकट हुआ, जो डोमिनेंट था, जो प्रभावी लक्षण था वो F1 पीढ़ी में प्रकट हुआ। और जो लक्षण अप्रभावी था यानी रिसेसिव था वो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाया। तो इससे ये निष्कर्ष निकला मेडल के इनके डाइहाइब्रिड क्रॉस है कि F1 पीढ़ी के अंदर सभी जो पौधे गोल एवं पीले बीज के प्राप्त हुए, इसका कारण ये था कि गोल एवं पीले बीज वाला जो बीज है वो झुर्रीदार एवं हरे बीज पर प्रभावी था। प्रभावी होने के कारण गोल और पीला तो अपने आप को प्रकट कर पाया F1 पीढ़ी में, लेकिन झुर्रीदार एवं हरे बीज वाला पौधे अपने आप को प्रकट नहीं कर पाए थे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने यही पढ़ा है कि F1 पीढ़ी के अंदर जो लक्षण अपने आप को प्रकट करते हैं उन्हें हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। जो लक्षण अपने आप को छिपा लेते हैं, जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं, उनको हम रिसेसिव कहते हैं। इसके बाद इन्होंने जो F1 पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त हुए उनका क्रॉस वापस F1 पीढ़ी की पौधों से करवाया। F1 पीढ़ी के जो पौधे थे उनका क्रॉस उन्होंने वापस F1 पीढ़ी के इन्हीं पौधों से करवाया है। प्रथम पीढ़ी से जो पौधे प्राप्त हुए थे उनके मध्य संकरण करवाया है और जो गैमेट्स बने हैं वो RRY और स्मॉल y गैमेट्स बने। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाले रिजल्ट मेडल ने देखे यहाँ पर कि दो ऐसे कैरेक्टर थे जो अलग ही प्राप्त हुए। यानी कि प्राप्त क्या होना चाहिए था, मेडल के अनुसार जो अपना प्रयोग कर रहे थे कि अगर डोमिनेंट है तो यहाँ पर भी सारे क्या प्राप्त होने चाहिए थे, गोल पीले एवं गोल जो है वो राउंड येलो यहाँ पर प्राप्त होने चाहिए। लेकिन एक राउंड ग्रीन प्राप्त हुआ और एक रिंकल्ड येलो प्राप्त हुआ। ये कैसा हुआ, राउंड के साथ क्या है, येलो है, और रिंकल के साथ कैसा है, ग्रीन। लेकिन F2 पीढ़ी में दो फिनोटिपिक कैरेक्टर अलग प्रकट हुए, बिल्कुल अलग। दो कैरेक्टर कैसे हुए, ये तो राउंड येलो प्रकट हो गए, ये वाला कैसा है, ये तो राउंड येलो जो F1 पीढ़ी में उन्होंने लिया ही था, और ये तो रिंकल ग्रीन उन्होंने लिया ही था, रिंकल के साथ ग्रीन था। तो इसमें तो कोई चौंकाने वाली बात थी नहीं। लेकिन दो पौधों के कैरेक्टर, दो ग्रुप ऐसे उनको मिले, उन ग्रुप के पौधे राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो थे। कैसे थे, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो थे। होना क्या चाहिए था, राउंड के साथ येलो होना चाहिए था और रिंकल के साथ कैसा होना चाहिए था, ग्रीन। लेकिन ये दो रिकॉम्बिनेंट प्रकार के पौधे जो फिनोटिपिकली रूप से प्रकट हुए, तो मेंडल ने कहा यही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। यही चीज़ जो आप दो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहे हैं, ये दो कॉम्बिनेशन राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो, ये दो कॉम्बिनेशन ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। यानी कि जो यहाँ पर जो जीन जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं तो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, उनकी वंशानुगति एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। जीनों की वंशानुगति एक दूसरे से स्वतंत्र होने के कारण रिकॉम्बिनेंट प्राप्त हुए, और वो फिनोटिपिकली रिकॉम्बिनेंट प्राप्त हुए जिन्होंने अपने आप को F2 पीढ़ी में प्रकट किया। अगर लिंकेज होता तो क्या होता, लिंकेज अगर यहाँ पर अगर डिस्कवर हो जाता तो ये होता कि सबके सब रिंकल्ड येलो या राउंड येलो या रिंकल्ड ग्रीन होने चाहिए थे, या डोमिनेंट होते तो राउंड येलो होने चाहिए थे।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलग रिकॉम्बिनेंट ये जो यहाँ पर बने, इसी के आधार पर इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया है कि जब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं तो उनका जो गमन है एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। ये उन्होंने इस 2 रिकॉम्बिनेंट से साबित किया था। लेकिन हर जगह स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू नहीं होता है। हर जगह स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू नहीं होने के कारण इसके अपवाद सबसे ज़्यादा है। इस कारण ही यह नियम सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नियम कहलाता है। यहाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि जहाँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई आएगा वो डोमिनेट होगा। जहाँ जहाँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई है वो राउंड येलो है। क्या क्या है? जहाँ जहाँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई है वो राउंड येलो होंगे। प्रथम पीढ़ी में राउंड येलो 9 थे और राउंड येलो क्या थे? 9 थे। राउंड येलो कितने थे? 9 थे। गोल एवं हरे, गोल यानी आर, लेकिन हरा है इसका मतलब उसके साथ क्या आया है? 2 स्मॉल वाई आया है। जहाँ होमोजाइगस रिसेसिव अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा वहाँ ग्रीन या फिर झुर्रीदार होगा। तो आर के साथ जहाँ जहाँ कैपिटल आर के साथ जहाँ जहाँ 2 कैपिटल वाई आए हैं वो गोल हरे हैं। ये F1 पीढ़ी में फिनोटिपिक अनुपात है, यानी आप देख रहे हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। ये 3 थे, झुर्रीदार एवं पीले, झुर्रीदार एवं पीले। झुर्रीदार एवं पीले कब आएंगे? जब रिसेसिव आर होगा और कैपिटल इनके साथ क्या आएगा? वाई, क्योंकि चूंकि कैपिटल वाई डोमिनेट है, कैपिटल आर डोमिनेट है, तो जहाँ जहाँ कैपिटल आर और वाई होगा वहाँ तो डोमिनेट होगा। लेकिन जहाँ जहाँ होमोजाइगस यानी कि कैपिटल आर या कैपिटल वाई होगा वहाँ पर ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जहाँ जहाँ कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई है वहाँ झुर्रीदार पीले। इनका अनुपात कितना था? 3। और एक कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त हुआ झुर्रीदार एवं हरे, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, यानी दोनों कैरेक्टर होमोजाइगस F2TD में प्राप्त हुए थे। इस कारण ये अनुपात हमें प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब जो अगर हम लोग समझें वो तो ये है कि F1 पीढ़ी के बाद जो डोमिनेंट कैरेक्टर आए उनका क्रॉस अगर F2 पीढ़ी में आपस में करवाते हैं तो फिनोटिपिक अनुपात हमें मिलता है 9:3:3:1। टोटल 16 कॉम्बिनेशन बने यहाँ पर, 16 कॉम्बिनेशन यहाँ पर बने, जिसमें 9, 3, 3 और 1 बने। फिनोटिपिक रूप से ये पौधे हमें दिखाई देते हैं। अगर हम उसको जीनोटाइप देखें, अगर जेनेटिकली रूप से अगर हम देखें तो ये अनुपात इस तरह से रहेगा। ये जीनोटिपिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है। आप लोग जीनोटिपिक रेशियो यहाँ देख लीजिए। राउंड येलो कैपिटल आर कैपिटल वाई का एक प्लांट होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के 2, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई के 2, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के 4। राउंड ग्रीन आर और वाई 1, आर और वाई 2। रिंकल्ड येलो आर वाई, यानी कब होंगे रिंकल और ग्रीन? जब होमोजाइगस रिसेसिव अपने आप को F2PD में प्रकट करेगा तभी ये कलर प्रकट होंगे, अन्यथा ये कलर प्रकट नहीं होंगे। जब तक कैपिटल आर और कैपिटल वाई रहेंगे तब तक आर और वाई अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएंगे। रिंकल्ड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन कितना था? 1 था। तो ये इसका कैसा रेशियो है? इसका जीनोटिपिक रेशियो है। इस जीनोटिपिक रेशियो में ही चौंकाने वाले जो रिजल्ट थे 2, और वो था राउंड के साथ ग्रीन और रिंकल के साथ येलो। राउंड के साथ ग्रीन और रिंकल के साथ येलो, ये जो रिकॉम्बिनेंट प्राप्त हुए थे, इसी रिकॉम्बिनेंट पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आधारित है, जिसमें जब एक करेक्टर जब फैक्टर जिसको जीन को जिसमें कारक कहा कि एक कारक जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो उसका विचरण एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, वो उस पर निर्भर नहीं करेगा। आर
R पर निर्भर नहीं करेगा, Y पर निर्भर नहीं करेगा। ये एक दूसरे से स्वतंत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विचरण करते हैं, जिससे हमें नए रिकॉम्बिनेंट प्राप्त होते हैं। यहाँ पर चूंकि इन्होंने जो मेडल ने जो करेक्टर्स चूज किए थे वो अलग अलग जीन पर आधारित थे, इस कारण यहाँ लिंकेज प्रकट नहीं हुआ। लिंकेज प्रकट नहीं होने के कारण ही ये लिंकेज का सबसे बड़ा अपवाद इस नियम को माना जाता है। तो जीनोटाइपिक रेशियो हम देखें तो 1:2:2:4, 1:2:1:1 इसका फिनोटाइपिक रेशियो है, सॉरी जीनोटाइपिक रेशियो है। और फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? 9:3:3:1 है। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में पूछा जाता है। तो ध्यान से आप ये मैंने पूरा आपको बता ही दिया कि फिनोटाइपिक रेशियो कैसे आया और जीनोटाइपिक रेशियो कैसे आया। ये दोनों टेबल आप अच्छी तरह से समझें ताकि आप ये रेशियो निकाल सके। तो मेडल के इन दो महत्वपूर्ण नियम, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट के बाद हम इन नियमों पर आधारित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए कुछ प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं ताकि आप आसानी से इस नियम को समझ सकें। After cross-fertilization of true breeding tall and raw plant, the F1 generation was self-fertilized. The resulting plant have genotype in the ratio. तो रेशियो क्या आएगा? 1:2:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, उसका जो रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2PD का जो अनुपात होता है वो क्या प्राप्त होता है? 1:2:1 प्राप्त होता है। Which of the following characteristic of pea plant was not used by Medal in this experiment? उन्होंने कौन सा यूज नहीं किया था? सीड कलर लिया था, सीड का शेप भी लिया था, फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल और एक्सिल दोनों ली थी, लेकिन पोड लेंथ अपने 7 लक्षणों में, जो 7 विप्रयशीय लक्षण में मेडल ने लिए थे उनमें पोड लेंथ नहीं था। बहुत बार आपको ये 7 लक्षण आप याद कर लीजिए, 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो युगल विकल्पी जो 7 लक्षण मेडल ने मटर के पौधे को लेकर अपने ये दोनों महत्वपूर्ण लॉ जो रिप्रेजेंट किए हैं, तो कौन से कैरेक्टर है उनको याद करेंगे। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा कौन सा नहीं लिया, यानी उनमें से कौन सा लिया गया है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेडल टुक्स कितने कैरेक्टर लिए हैं मेडल ने अपने पौधे भी प्लांट के लिए? कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हैं? 7 कैरेक्टर का उन्होंने चूज किया है। टेस्ट क्रॉस डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ F2PD। हमें किसी भी F2PD का जीनोटाइप अगर हमें ज्ञात करना है तो हम किसको लेंगे? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होगा? जो F1PD के पौधे हैं उनका हम क्रॉस रिसेसिव होमोजाइगस के साथ करवाएंगे तो हम उसका एक्चुअल जो अनुपात है F2PD का हम ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी पीढ़ी का जीनोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, कई महत्वपूर्ण एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। बेसिक प्रश्न है ये और पूछा ही जाता है। तो जीनोटाइप ज्ञात करना है तो हम टेस्ट क्रॉस करेंगे। द जीन ऑफ 7 कैरेक्टर, जो मेडल ने 7 कैरेक्टर जीन लिए, कितने क्रोमोसोम पर थे? वो 4 क्रोमोसोम पर स्थित थे, जो मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। मेडल यूज्ड पाइसम सेटाइवम। मेडल ने गार्डन पी और पाइसम सेटाइवम को एज ए एक्सपेरिमेंटल प्लांट लिया था क्योंकि इसके जो यहाँ पर प्लांट है उसको इजी ग्रो करवाया जा सकता है और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। चूज द ओड वन आउट ऑफ ग्रीन पोड, येलो सीड, पर्पल फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर। तो इसमें क्या है? टर्मिनल फ्लावर ऑड है, बाकी तो ऑड नहीं है। ऑल द फर्स्ट 3 ऑप्शन रिप्रेजेंट द डोमिनेंट ट्रेट है विद द ऑप्शन टर्मिनल फ्लावर रिसेसिव टू फ्लावर इन एक्सिल पोजीशन। लेकिन टर्मिनल फ्लावर है वो एक्सिल पे क्या है? रिसेसिव। एक्सिल यहाँ डोमिनेट है, टर्मिनल यहाँ पर रिसेसिव है। ये तीनों कैरेक्टर ऊपर जो आप देख रहे हैं ये डोमिनेट कैरेक्टर है, लेकिन टर्मिनल फ्लावर ये रिसेसिव कैरेक्टर हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा डोमिनेट होता है और कौन सा रिसेसिव होता है। मेडल डिड नॉट गिवन को क्या नहीं दिया? कंसेप्ट ऑफ जीन, यहाँ कंसेप्ट ऑफ फैक्टर मेडल ने दिया है, कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस भी दिया है, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस भी मेडल ने दिया है, लेकिन कंसेप्ट ऑफ क्रोमोसोम मेडल ने नहीं दिया है। कंसेप्ट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो किसने दिया? सटन एवं बॉवेरी ने इसको दिया है। मेडल डिड नॉट गिव कंसेप्ट ऑफ ये है वो इज द नोन फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेडल को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने 1856 में अपने महत्वपूर्ण मेडल लॉ का प्रतिपादन किया है और इनकी रीडिस्कवरी 3 वैज्ञानिकों ने 1900 में 1900 में रीडिस्कवरी की है। व्हाट इज एन एलील? एलील क्या होते हैं? एलील होते हैं डिफरेंट ट्रेट ऑफ जीन या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है उनको हम क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। नेम द क्रॉस बाय विच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट
असॉर्टमेंट इन फैट। कौन सा क्रॉस है? डाईहाइब्रिड क्रॉस। अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर होता तो वो क्या होता? मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस पर आधारित है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, क्योंकि वहाँ पर केवल एक ट्रेट, एक एलिलोमॉर्फिक लक्षण को लेकर क्रॉस करवाया गया है। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट में दो अलग अलग ट्रेट्स को लेकर क्रॉस करवाया गया है, दो एलिलोमॉर्फिक को लेकर क्रॉस करवाया गया है। तो ये डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित नियम है। तो आप अच्छे से इस नियम को पढ़िए। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जामों में आए हैं आप और सर्च करिए। जो मेरे जहाँ जो आए हो सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पर किए हैं, आप और भी इसमें कर सकते हैं। तो आप पढ़िए और इस नियम को ध्यान से समझिए। थैंक यू।